आओ आओ तुम्हें सुनाऊं, बस की यात्रा मैं तुम्हें कराऊं। रचा है जिसे हमारे हिंदी साहित्य के महान लेखक हरिशंकर प्रसाद जी ने, करा है जिसमें बस की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग्य उन्होंने। नमस्कार, आज हम एक रोमांचक यात्रा पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बस की यात्रा। बस 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 वाला बस नहीं, बस वाला बस। महान लेखक व्यंग्यकार श्री हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई ये कहानी, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, जिसमें उन्होंने बस की दुर्व्यवस्था पर किया है करारा व्यंग्य। अब बिना विलंब किए अपनी कहानी को करते हैं आरंभ। हमारे इस आरंभ में हमारे साथ मैं यानी वंशिका, शिरीन, तिस्ता, ऋषिका, कायरा, रिद्धि और अभिषा हम सब जुड़े हैं। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बर्बाद मिलेगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। सुबह पर घर पहुंच जाएंगे और फिर तुम दोनों को तो सुबह काम पर भी हाजिर होना है, तो वापसी का ये रास्ता अपनाना अति आवश्यक है। समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं नहीं, बस डाकिन है, डाकिन। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में बेचारी को कष्ट जो होगा। यह बस तो पूजा के योग्य थी, पूजा के। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? देखो देखो, बस कंपनी के हिस्सेदार भी इसी बस से जा रहे हैं। हमने हंसते हुए उनसे पूछा, ये बस चलती भी है क्या? उन्होंने मुंह फुलाते हुए जवाब दिया, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है ये। हाँ जी हाँ, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। मेरे डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवीन बस से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। अब आगे की सूत्रधार महान लेखक व्यंग्यकार श्री हरिशंकर प्रसाद जी की भूमिका निभाने अब हम सातों में से तिस्ता आपके सामने आएंगी। देखते हैं उनके क्या विचार हैं। बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त तो चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। लग रहा है कि पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी बस के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी। ऐसा लग रहा है गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा ये आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ के आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़ के बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं, सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और ड्राइवर साहब ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगे।
अब आपको तो पता ही होगा, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगा देती है। आगे की सूत्रधार महान लेखक व्यंग्यकार श्री हरिशंकर प्रसाई के रूप में हम सातों में से अब शिरीन आपके सामने आ रही है। देखते हैं वह क्या कहना चाहती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं रहा। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इसे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस फिर से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोलकर कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल तो अब और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे बेचारी वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लग गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वे रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब आपको महान लेखक हरिशंकर प्रसाई के रूप में रिद्धि आपको आगे की कहानी प्रस्तुत करवाएगी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना की सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, यह देखो वत्स, वह महान आदमी जा रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी हमने तो।
लगता था जिंदगी इसी बस में गुजर जानी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि समय अनुसार प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक है। जैसे बस अब बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं थी, बस के हिस्सेदारों का कर्तव्य बनता था कि वे उस बस को जबरदस्ती चलाने की बजाय नई बस ले ले। तो ये थी कुछ अनोखी सी यात्रा जिससे मोहित करना चाहा दिल हमने आपका। उम्मीद है आपको पसंद आई ये कहानी जिसका उच्चारण किया है हमने अपनी जुबानी। धन्यवाद।